जान है तो जहान है कि इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। जान है तो जहान है वीडियो में हम लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और इस गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे सुरक्षित रखें, इस बात की हमारी कोशिश होगी कि आपकी पूरी जानकारी दें। इस श्रृंखला में आज का विषय है हार्ट अटैक की सुनामी से सुरक्षा। दोस्तों, सुनामी का मतलब होता है समुद्री तूफान, या यूँ कहे कि हार्ट अटैक की महामारी। हार्ट अटैक एक ज़माने में जो इक्का दुक्का लोगों को हुआ करता था, आज ये महामारी का शकल ले चुका है, सुनामी का शकल ले चुका है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हार्ट अटैक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मैं सबसे पहले शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में वाइट अमेरिकन की अपेक्षा 3 गुना लोगों को हार्ट अटैक होता है। चाइनीज़ लोगों की अपेक्षा हमारे देश में 6 गुना लोगों को हार्ट अटैक होता है और जापान की अपेक्षा हमारे देश में 20 गुना लोगों को हार्ट अटैक होता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हार्ट अटैक का होना बहुत बड़ी समस्या नहीं, सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे यंगर जनरेशन को ये ज़्यादा परेशान कर रहा है, ज़्यादा आक्रांत कर रहा है। तो और दूसरी चीज़ कि हमारे देश में इसके कारण मॉर्टिलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हार्ट अटैक की कारणों का पता लगाएं तो मेडिकल साइंस ने ये साबित किया कि ये हार्ट की धमनियाँ, जिनको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उसके अंदर एथेरोमा का निर्माण होना है। एथेरोमा कोई नई चीज़ नहीं है। एथेरोमा हर व्यक्ति के फेसल के अंदर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसका निर्माण होता है, मगर हार्ट अटैक रोगियों को समय से पहले उसका निर्माण होना शुरू होता है और धीरे धीरे उसकी मात्रा, उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो हार्ट की नलिकाओं को अवरुद्ध करता है ताकि हार्ट की मांसपेशियों को उचित मात्रा में खून न जा पाए और उसके कारण हार्ट अटैक होता है। और हार्ट अटैक के जब कारणों का पता लगाएं तो उसमें सबसे मुख्य कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप एक्सरसाइज की बात करें तो हम में से ज़्यादातर लोगों के पास एक्सरसाइज करने के लिए या तो रुचि नहीं है या तो समय की कमी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हमारा भोजन। हमारा भोजन दोषपूर्ण है, जिसे अनहेल्दी डाइट कहा गया है, उसको हमको हेल्दी डाइट के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। अन्य कारणों में स्मोकिंग, सिगरेट पीना, तंबाकू का इस्तेमाल होना, गुटखा का इस्तेमाल करना या बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करना, और जो लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं उनमें भी हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और शुरू में मेडिकल साइंस इस बात के मानने को तैयार नहीं था कि मानसिक तनाव भी एक कारण हो सकता है, मगर अभी कुछ साल पहले मेडिकल साइंस और हमारे पश्चिम के देशों ने भी माना है कि मानसिक तनाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है हार्ट अटैक के योगदान देने में। और हमारे हिंदुस्तान में हार्ट अटैक के योगदान में एक और भूमिका अदा कर रहा है एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेट पर चर्बी का जमा होना, पेट निकलना, पेट का मोटापा जिसे कहते हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को मेनोपॉज होने के पहले, मासिक धर्म ख़त्म होने के पहले तो काफ़ी हद तक हार्मोन के कारण हार्ट अटैक से सुरक्षा रहती है, लेकिन मासिक धर्म ख़त्म होने के पश्चात ही उनके केस में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की संख्या पाई गई है। और वो जो यंग महिलाएं हैं जो परिवार नियोजन के कारण गोलियां खाती हैं, जिन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, ये भी ज़्यादा या लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। पुरुषों में
कोकेन के इस्तेमाल करने वालों में हार्ट अटैक के रोगी ज़्यादा देखे गए। इन भूमिकाओं के बाद अब आइए हम देखें कि हम अपने जीवन शैली में या हम अपने आप में क्या सुधार करें ताकि हार्ट अटैक हमको असमय नहीं हो, हार्ट अटैक से हम सुरक्षित रह सकें। और इस लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन को थेराप्यूटिक लाइफ स्टाइल कहते हैं और इसको हमारे पश्चिम के देशों ने, अमेरिका, यूके ने बहुत साल पहले अपनाया है और उसका सकारात्मक प्रभाव वहाँ के लोगों पर देखने को मिला। पश्चिम के देशों में हार्ट अटैक की रोगियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और हमारे देश में धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो आइए ये थेराप्यूटिक लाइफ स्टाइल क्या है, अपने जीवन शैली में हम क्या परिवर्तन करें ताकि हमारे पश्चिम के देशों की तरह हम हिंदुस्तानियों को भी हार्ट अटैक की संख्या घटे, हमारी युवा पीढ़ी इससे आक्रांत नहीं हो। तो दो बातों को हमें सीखना होगा और दो बातों को करना होगा। पहली कड़ी है या पहला स्तंभ है रीमॉडल योर लाइफ स्टाइल। अपने जीवन शैली में परिवर्तन करें। रीमॉडल का मतलब आप जानते होंगे कि जब किसी मकान का रिमॉडलिंग हम लोग करते हैं तो कुछ हिस्से को तोड़ना पड़ता है और कुछ हिस्से को जोड़ना पड़ता है, तब वो मकान जाके ज़्यादा आकर्षक बनता है। और दूसरी कड़ी है रीप्रोग्राम योर माइंड। अपने माइंड को हम कैसे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएं, उसको फ्रेश प्रोग्रामिंग करें ताकि हमारा माइंड स्वच्छ और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सके, हम पर स्ट्रेस का प्रभाव कम से कम। तो अभी तक जो मैंने बात बताई कि हार्ट अटैक से बचने का एक ही मंत्र है कि हमें अपने जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन करने पड़ेंगे। कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ बातों को जोड़ना पड़ेगा। तो आइए जिक्र करते हैं कि थेराप्यूटिक इंटरवेंशन में, थेराप्यूटिक लाइफ स्टाइल में क्या क्या हमें जोड़ना और छोड़ना है। जो चीज़ जोड़नी है हमें वो है एक्सरसाइज। फिटनेस सेशन के लिए कम से कम हमको आधे घंटे से लेकर के 2 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। उसमें फिटनेस में मॉर्निंग वॉक, योगा या अन्य चीज़, जॉगिंग, स्विमिंग भी आप कर सकते हैं। और जो लोग यंग हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में रुचि लेते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो भी एक एक्सरसाइज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमको अपने भोजन में, खान पान की कंटेंट में उसको भी बदलना पड़ेगा। अनहेल्दी डाइट से लेकर के हेल्दी डाइट जो हमारे हार्ट फ्रेंडली है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हार्ट के लिए, हार्ट की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, उस डाइट के बारे में जानना पड़ेगा। अगर हमें किसी तरह की व्यसन है जैसे स्मोकिंग या तंबाकू का इस्तेमाल करने की आदत या अत्यधिक शराब पीने की आदत, तो उसकी भी कुर्बानी देनी होगी। और थेराप्यूटिक लाइफ स्टाइल हम पर कितना काम कर रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने वजन को नियंत्रण में करें और स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें हाउ टू रिलैक्स, हम लोग विश्रांति कैसे प्राप्त करें, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। ये आइए जिक्र करते हैं, चूँकि स्वस्थ जीवन के लिए एक्सरसाइज और भोजन 2 आवश्यक है, मगर अच्छी वर्जिश करने के लिए, अच्छी एक्सरसाइज करने के लिए अच्छा स्वस्थ भोजन होना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं भोजन में से। हेल्दी ईटिंग प्लेट, हेल्दी भोजन किसको कहते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि हमारे भोजन में क्या कमी है और क्या बदलाव करना चाहिए। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक अध्ययन को मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने एक हेल्दी डाइट का नमूना सिखलाया हम लोगों को, जिसमें उनके अनुशंसा के अनुसार हमारे भोजन में 50% मात्रा हरी साग सब्जियों, सलाद और फल का होना चाहिए। चूँकि फल एक महंगा ऑप्शन है, तो आप 50% में 30% सलाद और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। हरी
सब्जियों को अगर पानी में पक जाए, जिसको रसदार सब्जी बोलते हैं, वो ज़्यादा ठीक है, मिर्च मसाले कम पड़े हों। जिस सब्जी को फ्राई किया जाता है, जिसको भुजिया सब्जी कहते हैं, वो सब्जी खाने से बचें, उसका रिकमेंडेशन नहीं है। फल हम लोग अपने भोजन में कम से कम 30% फल को ज़रूर शामिल करें। फलों के बारे में एक लोगों की धारणा है, फल को लोग सेब संतरा मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। फल में जो लोकली ग्रोन फल हैं, जो हमारे यहाँ सीजनल फ्रूट्स हैं, हर मौसम में अलग अलग होते हैं। आम है, केला है, अमरूद है और पपीता है। ये सब जो स्थानीय आसपास में आसानी से सस्ते फल हैं, वो भी फल उतना ही लाभकर है जितना कि इम्पोर्टेड फ्रूट्स या सेब वगैरह बहुत महंगे होते हैं, हर आदमी खरीद नहीं सकता है। लेकिन लोकली ग्रोन फ्रूट्स को आप जरूर इस्तेमाल करें। सब्जी में, हरी सब्जियों में खाने का सबसे आसान तरीका है कि खीरा, ककड़ी, टमाटर, अकड़ा हुआ मूंग, अकड़ा हुआ बूट, अगर आप भोजन के पहले हर पेटीज को खा लेते हैं, सब्जी थोड़ी बहुत कम भी हो जाएगी तो भी आपका को कंपनसेट हो जाएगा। प्रोटीन को अपने भोजन में शामिल करना ना भूलें। प्रोटीन कम से कम 20 से 25% आपकी होना चाहिए। प्रोटीन में डेयरी, दूध के समान दही, पनीर और सोयाबीन को ज़्यादा रिकमेंड किया गया है। जो लोग मांसाहारी भोजन के शौकीन हैं, वो उनके लिए मछली ठीक है, कभी कभार चिकन भी खा सकते हैं, अंडे भी खा सकते हैं। लेकिन रेड मीट के बारे में रिकमेंडेशन है कि रेड मीट हम लोगों से बचना चाहिए। होल ग्रेन में दलिया, गेहूं के बने सामान, मल्टीग्रेन आटे और ब्राउन राइस की रिकमेंडेशन है। तेल की जहाँ तक बात करें, तेल में ओलिव ऑयल या सरसों का तेल भी काफ़ी मुफीद है। सरसों का तेल हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अल्प मात्रा में इस्तेमाल करके सब्जियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हरी साग सब्जी, आलू छोड़ करके जितना संभव हो अपने भोजन में डालें। अपने भोजन में नमक की मात्रा को घटाएं और मीठी चीज़ों का भी अनुपात घटाएं। मीठी चीज़ें, जो डायबिटिक के लोग हैं उनको तो खानी ही नहीं है, लेकिन जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको भी अपने भोजन में मीठी चीज़ को घटाना होगा। इतना परिवर्तन करने के बाद तब हमारा भोजन हेल्दी फूड बनेगा। तो कुछ हेल्दी डाइट के बारे में और भी कुछ जानकारी देना चाहूँगा। इस हेल्दी टिप्स में हमने योग की भी मान्यता इसमें डाली है। इसमें पहला नियम है कि आप भोजन कभी भी भर पेट ना करें। भोजन की मात्रा जितनी इच्छा है उससे 15 से 20% कम खाएं। कैलोरी पर आपकी ध्यान होनी चाहिए। आपको डाइटिशियन से मिलकर ये पता करना चाहिए कि आपके BMR के अनुसार कितनी कैलोरी आपका भोजन प्रतिदिन खाना चाहिए। महिलाओं के लिए 1500 कैलोरी और पुरुषों के लिए 1800 कैलोरी काफ़ी है, जो जिनकी आदतें सीडेंटरी हैबिट है। स्पोर्ट्समैन के लोग 2500 से 3000 कैलोरी का भोजन इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजन जब भी खाएं, तेजी में नहीं खाएं, धीरे धीरे भोजन खाएं। धीरे धीरे खाने से आपको ये पचने में आसानी होगी, आपका वजन नियंत्रण में रहेगा। भोजन पानी के दौरान ना पिए। भोजन जब भी पिए, भोजन के आधे घंटे के बाद पिए। इससे भोजन पचने में आसानी होगा, आलस्य की कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप जंक फूड जैसे आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, बेकरी के बने सामान, पेस्ट्रीज और मैंने बताया नॉन वेज में रेड मीट, इन सब बातों से अपने आप को बचाएं। तेल और घी के बने पकवान जैसे पराठा, पूरी, बिरयानी, पुलाव, पकौड़ी वगैरह ना खाएं। जहाँ तक घी की बात है, आप अल्प मात्रा में घी खाने के वक्त दाल में आधे चम्मच, 1 चम्मच या रोटी में हल्की सी घी लगा के खाएं तो वो उतना नुकसानदेह नहीं है। थोड़ी बहुत फैट हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन करते हैं, आपकी निगाह आपके वज़न पर होनी चाहिए। आप देखें कि आपका वज़न ऑप्टिमम है
आप मोटे तो नहीं हो रहे हैं। और मोटे होने की सबसे आसान पहचान है कि आपकी छाती और पेट एक सीध में होनी चाहिए। अगर छाती की अपेक्षा पेट आपका निकला हुआ है तो आप समझें कि आप मोटे होते जा रहे हैं। अपने वेस्ट को नापें, अगर वेस्ट आपका 100 सेंटीमीटर से ऊपर है तो आप मोटे हैं। महिलाओं में 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो मोटी हो रही हैं। और इस बात को कभी ना भूलें कि एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेट का निकलना चर्बी के कारण हार्ट अटैक का एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है। और इसीलिए एक विद्वान ने कहा है कि जब पेट लगे मटका तो दिल को लगे झटका। मैं इसको दोबारा कहूँगा कि जब पेट लगे मटका तो दिल को लगे झटका। इस बात को हमेशा याद रखें। वजन और मोटापा बढ़ने के कुछ कारणों में है समय पर ना खाना, रात में देर तक जगना, लगातार बैठे रहना, भूख से ज़्यादा खाना और खाने में फाइबर का शामिल न होना, जैसे हरी साग सब्जियां, फल और पानी का कम पीना। अब मैं बात करूंगा आपकी फिटनेस एक्सरसाइज पर। जैसे मैंने कहा था कि अच्छी सेहत के लिए एक्सरसाइज और भोजन दोनों ज़रूरी है। भोजन की बात हम लोगों ने की, हेल्दी डाइट के बारे में। अब हेल्दी एक्सरसाइज और फिटनेस एक्सरसाइज के बारे में बताऊं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो ऑप्शन आपको सूट करे एक ऑप्शन को चुनें। लेकिन आम लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक या योगा या दोनों को करना ज़्यादा लाभकारी है। अगर आप बहुत यंग हैं तो आप जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जिम, स्पोर्ट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक के बारे में कुछ खास बात आपको बताऊं कि मॉर्निंग वॉक जब भी करें अकेले चलें, स्पीड में चलें, आपस में बातचीत ना करें। संभव हो तो चप्पल की बजाय स्पोर्ट्स शू पहन के चलें। और मॉर्निंग वॉक की जहाँ तक समय का ताल्लुक है, आपको 5 बजे से लेकर 7 बजे शाम का समय सबसे उचित है। और 10,000 स्टेप्स आप ज़रूर टहला करें। मैं मानता हूँ कि 10,000 स्टेप्स टहलना के लिए आपको 2.5 से 3 घंटे की आवश्यकता पड़ेगी। 2.5 से 3 घंटा वॉक के लिए समय निकाल पाना हर आदमी के लिए संभव नहीं है। फिर भी आप जहाँ तक संभव हो उतना करें। और उसको कंपनसेट करने के लिए अगर आप आधे घंटे के योग के अभ्यास कर लेते हैं तो आपके हार्ट के लिए उतना ही फ़ायदेमंद है जितना मॉर्निंग वॉक अकेले। मॉर्निंग वॉक के बारे में कुछ खास बात मैं बताऊं, बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक, कि ये सबसे बेहतरीन कार्डियो एरोबिक एक्सरसाइज है। हार्ट की मांसपेशियों के लिए, हार्ट की धमनियों के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज के रूप में सारी दुनिया ने माना है। मॉर्निंग वॉक के करने से आपकी वजन कंट्रोल में रहते हैं, यह आपके जॉइंट्स को एक्टिव रखता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कंट्रोल करता है और कुछ हद तक मानसिक तनाव को भी करता है। ये बार बार कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉक को सवेर में करना चाहिए। उसके फ़ायदे हैं कि आपको ऑक्सीजन की क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे। और एक विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है कि बहुत कुछ मिलेगा सौगात में, कुछ पल तो गुजारिए प्रभात में। इस श्रृंखला में आज की वीडियो में मैंने मॉर्निंग वॉक के अलावा योग की भी कुछ अनुशंसा को इसमें जोड़ा है। योग की अनुशंसा जोड़ने में हमारा मकसद ये था कि मैंने शुरू में बताया कि हार्ट अटैक में एथेरोमा का निर्माण होना सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और एथेरोमा जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा, हमारी धमनियों को अवरुद्ध कर देगा, खून का संचार रोकेगा। अगर ऐसी कोई दवा या ऐसी कोई प्रैक्टिस होती जिसको करने से अगर एथेरोमा बढ़ने के बजाय घटे तो हमें बहुत लाभ होगा और हमारी नलियाँ अवरुद्ध नहीं होगी और हार्ट अटैक से हम अपने आप को बचा पाएंगे। योगा इस मामले में सफल साबित हुआ है। मैं उसके कुछ साइंटिफिक अध्ययन आगे आपको दिखलाने जा रहा हूँ कि हिंदुस्तान के बाहर भी अध्ययन हुआ है जिसने ये साबित किया है कि रेगुलर योगा के अभ्यास से एथेरोमा की एक्टिविटी को, उसके साइज को हम लोग घटा सकते हैं और हार्ट अटैक से पेशेंट की रक्षा कर सकते हैं।
योग की कुछ खूबियों के बारे में बात करें तो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा योग के अभ्यास करने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, हमारी सांस के श्वसन तंत्र एक्टिव होते हैं, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और सबसे बड़ी जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है कि वो हमारे मानसिक तनाव को कम करता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कम करता है और लाइफ की क्वालिटी बढ़ाता है। फिजिकल बेनिफिट तो किसी एक्सरसाइज से मिल जाएंगे, मगर साइकोलॉजिकल बेनिफिट जहाँ तक मानसिक तनाव नियंत्रण की बात है, इसमें योगा का जवाब नहीं है। ये इसीलिए योगा को कहा गया है इट इज़ ए साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ, और देखा गया है प्रायः कि जो लोग योग का अभ्यास करते हैं उन लोगों में मानसिक तनाव बहुत कुछ है। हमें भी योगा के इस गुण को सीखना होगा, अपनाना होगा, ताकि हम भी अपने आप को मानसिक तनाव से रक्षा कर सकें। योग के बारे में तो ये मान्यता है कि योगा एड्स ईयर्स टू योर लाइफ एंड लाइफ टू योर ईयर्स। मगर योग के अभ्यास शुरू करने के पहले कुछ सावधानियां हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीवी देखकर या किताब पढ़ के योग का अभ्यास शुरू ना करें। योग सीखने के पहले किसी भी योग शिक्षक से कुछ दिन के सीख लें, कुछ दिन के ट्रेनिंग लें, उसके बाद ही योग का अभ्यास करें। और एक बार योगा आपने शुरू किया तो संकल्प लें कि इसको आजीवन में हमेशा करता रहूँगा, तब जाके आपको इसकी मुकम्मल फ़ायदे आएंगे। रातों रात चमत्कार की उम्मीद न करें। और हार्ट के एक सावधानी, हार्ट के मरीज कपालभाति प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और शीर्षासन न करें। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हार्ट के मरीज कपालभाति प्राणायाम ना करें, इसलिए कि मैं काफ़ी हार्ट के मरीजों को मैंने देखा है कि जाने अनजाने में वो लगातार कपालभाति का प्राणायाम करते हैं, और ये ज़्यादा कपालभाति प्राणायाम का करना भी हार्ट अटैक का एक कारण हो सकता है। हार्ट के मरीजों के लिए कुछ लाभदायक यौगिक अभ्यास हैं। आसनों में शवासन, पवन मुक्त आसन, मकरासन। प्राणायाम में उज्जयी नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। खाने में लाइट वेजिटेरियन मील जिसे सात्विक आहार कहा गया है। और ध्यान में योग निद्रा, आजपाजप, अंतर्मौन। योग निद्रा, आजपाजप, अंतर्मौन ये काफ़ी असरदार विधियां हैं हम लोगों को डी स्ट्रेस करने में, स्ट्रेस का लेवल घटाने में, स्ट्रेस से मुक्ति करने में। वजन और मोटापा कम करने के लिए भी योग के अच्छे अभ्यास हैं। योग में प्राणायाम के अभ्यास से हमारी सांस की गति कम होती है और हमारा मस्तिष्क शांत होता है। और मेडिटेशन करने से मेडिटेशन इज ए स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। हमारे मानसिक तनाव में काफ़ी कमी आती है। एंड इट इज़ एन आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान में रहने, जीने की कला सिखलाता है। मेडिटेशन करने से बीपी नियंत्रित रहते हैं और नींद अच्छी आती है। अब मैं कुछ उस साइंटिफिक स्टडी अध्ययन को दिखलाना चाहता हूँ जो योग के क्षेत्र में हुए हैं, और उन लोगों ने शोध से साबित किया है कि यौगिक अभ्यास से एथेरोस्क्लेरोसिस में काफ़ी कमी आई है। ये पहला अध्ययन है जो 2000 ईस्वी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज दिल्ली की टीम ने किया था बाय डॉक्टर SC मनचंदा, और ये API के अपने जर्नल में छपा था, जिसमें इन लोगों ने 20 से 30% लोड एथेरोमा में दिखलाया था। ये दूसरा स्टडी जो 2004 में पब्लिश हुआ था, डॉक्टर RD लीली फ्रॉम बॉम्बे, मुंबई, और इन्होंने भी दिखलाया था कि एथेरोमा को इन्होंने रिवर्स किया था योगिक अभ्यास से। और ये स्टडी अमेरिका की है, अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में 2008 में
पब्लिश हुई थी और इन लोगों ने माना था कि मेडिटेशन करने से बीपी में काफ़ी कमी आई और स्ट्रोक के मॉर्टिलिटी में, डेथ रेट में 8% और हार्ट अटैक में 5% की कमी आई थी। अनुशासित जीवन शैली के बारे में अभी तक मैंने बताया। कुछ लोगों के मन में ये बातें उठती होंगी, इसका कोई साक्ष्य भी है, कोई सबूत भी है कि डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो आइए उन लाभों की ओर, उन सबूतों की ओर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले मैं भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक की ओर आपको ले चलूँगा। युक्ताहार विहारस्य युक्तस्य कर्मसु युक्ता स्वप्न बोधस्य योग भवति दुखा। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति के जीवन में संतुलन है, जिनका खाने में संतुलन है, जिनके काम करने की शैली में संतुलन है और जिनके सोने जागने का समय निश्चित है, उनसे संसार की सारी कष्ट, सारी मिजरीज, सफरिंग उनसे दूर रहती है। दूसरा सबूत ओकिनावा, जो जापान में एक छोटा सा टापू है और इस टापू में पर लाख 35 से ज़्यादा लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है, जबकि यूके में पर लाख में 10 ही लोग मात्र हैं जिनकी उम्र 100 ईयर से ऊपर है। और इनकी लंबी उम्र की सीक्रेट है इनकी जीवन शैली, जिसमें शांति, अध्यात्म, डेली एक्सरसाइज और इनके भोजन में सैचुरेटेड फैट की घी और तेल की मात्रा बहुत कम होती है। ये मछली के शौकीन हैं। और चौंकाने वाली बात है कि इस समुदाय में यूके की अपेक्षा 84% हार्ट अटैक कम है। मैं इस आंकड़े को दोबारा कहना चाहूँगा। डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक इज 84% लेस देन यूके। तो साहब सिर्फ जीवन शैली में बदलाव कर जब ओकिनावा के आदमी 84% हार्ट अटैक की रोगियों की संख्या घटा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। आइए हम लोग भी अपने जीवन शैली में परिवर्तन करें और ओकिनावा के अनुभव को अपने जीवन में उतारें। और हमारे हिंदुस्तान में हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवन शैली के बारे में आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने युवा व्यवस्था से ही डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। जीवन शैली यौगिक जीवन शैली मैं उसको कहूँगा। खाने में ये अपन शाकाहार हैं और काफ़ी व्यस्त रहते हैं और 70 की उम्र के बाद भी इन्हें किसी तरह की हार्ट की बीमारी या गंभीर बीमारी नहीं हुई है और आज भी एक्टिव हैं। तो अंत में सारांश में मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्ट अटैक से अगर आप वाकई में इच्छुक हैं, उससे बचना चाहते हैं, अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो एक्टिव जीवन शैली को अपनाएं। रेगुलर एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक या योगा, मेडिटेशन जरूर करें ताकि आपको जल्द से जल्द फ़ायदा हो, अस्थायी फ़ायदा हो। भोजन में बदलाव करें, संतुलित भोजन लेने की कोशिश करें। अपनी भोजन में सब्जियों, सलाद, फलों की मात्रा बढ़ाएं। सैचुरेटेड फैट, घी, तेल की मात्रा घटाएं। रिफाइंड शुगर कम से कम खाएं। और सबसे बड़ी बात, फास्ट फूड, जंक फूड ना लें। नमक की मात्रा भी कम करें। सिगरेट और तंबाकू और अल्कोहल से को छोड़ दें। और अगर आप बीपी और बीपी के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं, तो इसकी जांच कराएं। रिस्क फैक्टर में जो लोग बीपी के या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उन्हें हर 2-3 महीने पर या डॉक्टरों से मिलकर उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसको नियंत्रण में रखना चाहिए ताकि ये रिस्क फैक्टर आपको परेशान न करे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं और अंत में आपको धन्यवाद देते हुए अब दूसरी जो बात थी कि रीप्रोग्राम योर माइंड, उसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।